नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ और आज की इस कक्षा में शोध परियोजना कार्य हम किस प्रकार से पूर्ण करते हैं और उसका तरीका क्या होता है और विषय आधारित शोध कार्य को हम किस तरीके से पूर्ण करें, क्या अध्याय होंगे, क्या उसकी शोध प्रविधि होगी, अध्यायों का विभाजन किस प्रकार से होगा, उसकी संदर्भ ग्रंथ सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी। ऐसे विभिन्न बिंदुओं को लेकर के मैं आप लोगों को आज की कक्षा में बताने जा रहा हूँ ये सारी बातें। तो आप लोग इस कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोगों को शोध से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैं इस कक्षा में देने वाला हूँ। तो हम मुख्य देखें, शोध का विषय आप इस पृष्ठ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शोध का विषय किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो इस विषय पर हम देख रहे हैं कि जैसे शोध का विषय जो है, आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन। तो जीवन मूल्यों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें किस प्रकार से कार्य करना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसी विषय पर आधारित हम आपको शोध की रूपरेखा बताएंगे कि इस विषय की शोध की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार होगी। क्योंकि कई विद्यार्थी जो पीएचडी करना चाह रहे हैं अथवा पीएचडी में इनरोल्ड है या फिर कोई प्रोजेक्ट बेस्ड कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। यहाँ जब हम शोध का मुख्य पृष्ठ बनाते हैं, शोध की रूपरेखा का मुख्य पृष्ठ बनाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले विषय लिखना होता है, जो कि जैसा कि इसमें विषय आपको इंटरफेस में आपको दिख रहा है, आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन। इसके बाद विश्वविद्यालय का लोगो इसमें लगाना है। आपको अपने संकाय का नाम लिखना है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ कला एवं मानविकीय संकाय। विभाग संस्कृत विभाग या जैन और प्राकृत अध्ययन विभाग अथवा हिंदी विभाग, या आप जिस विभाग से हो उस विभाग का नाम। फिर विश्वविद्यालय का नाम, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश की। अगर आप स्नातक उपाधि में यह प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें स्नातकोत्तर उपाधि लिखें। और अगर आप पीएचडी के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं और पीएचडी में आपको इनरोल्ड होना है और पीएचडी का कार्य आप इस विषय से संबंधित कार्य, जीवन मूल्यों से संबंधित अगर आप कार्य करेंगे, शोध कार्य करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा ही अध्यायीकरण और ऐसा ही जो मैं विषय बताऊंगा उस विषय को आप प्रस्तुत करना पड़ेगा आपके लिए। चलिए हम आगे के मुख्य पृष्ठ पर आते हैं। दूसरा जो है, इसी मुख्य पृष्ठ पे हम अगर देखते हैं तो निर्देशक का नाम हमें लिखना होता है और निर्देशक के नाम के साथ साथ हमारे लिए विभाग का नाम भी हमें देना होता है कि क्या विभाग है आपका, तो विभाग का नाम आपको देना है। ठीक है। अब इसमें प्रस्तुतकर्ता कौन प्रस्तुत करता है, शोध करता है, अध्येता है, तो ये आप अपने रिसर्च गाइड के अनुसार और आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उनकी नियमावली के अनुसार इस विषय को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटरफेस ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर देखें तो उसके जो मुख्य बिंदु होंगे, आप कहीं से भी शोध करें, किसी भी विश्वविद्यालय से शोध कार्य करें, तो यूजीसी ने जो एक रूपरेखा बना करके दी है, सामान्य रूपरेखा। हाँ, कुछ विश्वविद्यालयों की एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अनुरूप वो अपनी शोध की रूपरेखा बनवाते हैं, लेकिन बिंदु यही होंगे। हाँ, इन बिंदुओं में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं,
ये संभावित है। सबसे पहले आपको घोषणा पत्र अपना लिखना होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें देना होती है कि मैं आशीष कुमार जैन, पिता अरविंद कुमार जैन, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम अथवा पति का नाम, और विश्वविद्यालय का नाम, विभाग का नाम, आपकी संकाय का नाम। और घोषणा पत्र आपको आपका विश्वविद्यालय आपको दे देगा कि किस प्रकार का घोषणा पत्र आपको तैयार करना है। उसमें मुख्य बिंदु होता है कि ये कार्य मौलिक कार्य है, आपका मुख्य विषय है कि आप मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है ये मौलिक कार्य है मेरा। अब हम देखें प्रमाण पत्र। ये निर्देशक का, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र होता है कि जो शोध निर्देशक देता है कि आशीष कुमार जैन, पिता अरविंद कुमार जैन, इस कक्षा के विद्यार्थी ने जो शोध कार्य किया है ये मेरे ही निर्देशक में किया है, ऐसा मैं प्रमाणित करता हूँ। ये सब ऐसी कुछ शब्दावली उसमें लिखी होती है और उसमें ये देना होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना। ये मुख्य बिंदु है। अब ये आपकी शोध की रूपरेखा के मुख्य टाइटल प्रारंभ हो रहे हैं कि शोध के जो टाइटल हैं उन टाइटल्स में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले की कक्षा में हम इन्हीं टाइटल्स पर आधारित और एक एक टाइटल्स को हमने उस पर समझाया है कि किसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो प्रस्तावना, उद्देश्य तथा महत्व, उद्देश्य तथा महत्व आपको देना होगा और उसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, जिस टाइटल पर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका टाइटल है आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन, ठीक है ना। ये टाइटल हमने आपका बनाया है और इस टाइटल पर हम समझ रहे हैं। तो प्रस्तावना में आपके लिए जीवन मूल्य है, आदि पुराण का परिचय है, सामान्य सा परिचय, थोड़ा जिनसेन का परिचय, सामान्य सामान्य तरीके से हमें उनके देना होते हैं। प्रस्तावना आप अपनी शोध की रूपरेखा की प्रस्तावना इसमें बनाएंगे। फिर आप किस उद्देश्य से इस पर शोध कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है और उसका महत्व क्या होगा, क्या है। तो ये दोनों बातें आपको अपनी टाइटल के अनुरूप बनाना होगी, बताना होगी, समझाना होगी, लिखना होगी कि आपका उद्देश्य और महत्व क्या है इस विषय पर शोध कार्य करने का, और इस शोध के सब्जेक्ट का चयन करने का आपका उद्देश्य और महत्व क्या है। तो इसके बाद हम अगर देखते हैं तो जो मुख्य बिंदु और है, इसके मुख्य बिंदु, अन्य जो मुख्य बिंदु हैं, तो इनमें देखें पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण और पूर्व साहित्य। आप जिस टाइटल पर काम कर रहे हैं, जिस टाइटल पर आप शोध कर रहे हैं, उस शोधात्मक कार्य करने के पूर्व जैसे कि आपका जिनसेन और आदि पुराण आपका टाइटल है और जीवन, तो इन तीनों टाइटल्स पर हमें सोचना होगा। तो आप वर्तमान में अगर हम आपकी सहायता के लिए विषय बताएं तो आप इन नेट की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर जिसको शोध गंगा कहा जाता है, तो शोध गंगा की वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ पर आप सर्च करें कि आपके इस टाइटल से संबंधित कोई इसके पूर्व कोई कार्य हुआ है या नहीं। तो सब बहुत सारी थीसिस खुल जाएंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें खुल जाएंगी। जैन ई लाइब्रेरी पर आप चले जाएं, ई पुस्तकालय पर आप चले जाएं, जिससे आपको सहूलियत होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इस विषय से संबंधित कौन कौन से शोध कार्य हुए हैं पूर्व, और आप क्या नया देना चाह रहे हैं, तो आपको एक दिशा भी मिल जाएगी। तो पूर्व सर्वेक्षण, शोध कार्य का सर्वेक्षण आपको करना है कि आपके विषय से संबंधित कोई पीएचडी, शोध कार्य, शोध पत्र कहीं प्रकाशित हुए हैं पत्र पत्रिकाओं में, तो उनका सारा विवरण आपको देना। जैसे कि आदि पुराण में जीवन, तो आदि पुराण पे तो बहुत सारे काम हुए होंगे,
तो आप उनका आदि पुराण से संबंधित है। आचार्य जिनसेन पर भी काम हुए होंगे तो उनसे संबंधित जो है। जीवन मूल्यों पर भी कई लोगों ने काम किए हैं, हो सकता है आदि पुराण के जीवन मूल्यों पर काम ना किया हो, लेकिन जीवन मूल्यों पर एक पुराणों में जीवन मूल्य करके एक जयपुर के विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक निकाली है। तो आप जैसे उनका रेफरेंस आप इसमें दे सकते हैं कि इस पर पुराणों में जीवन मूल्यों का अध्ययन किया गया है। उन्होंने काफ़ी अच्छे जैन पुराणों का, वैदिक पुराणों का जीवन मूल्यात्मक अध्ययन उन्होंने किया है। तो आप पूर्व साहित्य में ये लिख सकते हैं। चूँकि आपका विषय जिनसेन कृत आदि पुराण है तो आपके लिए वो बहुत आवश्यक है और महत्वशाली आपके लिए रहेगा पूर्व साहित्य में। अब देखिएगा आप, आचार्य जिनसेन ने जो लोग कहते हैं कि अ, भारतीय ज्ञान परंपरा के आचार्यों को रिसर्च का ज्ञान नहीं था, शोध का ज्ञान नहीं था, तो मैं मानता हूँ वो मूर्ख है जो ये बात कहते हैं कि आज संस्कृत परंपरा के आचार्यों को शोध का ज्ञान नहीं, केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लिखने वाले लोग शोध का ज्ञान है, रिसर्च का ज्ञान है। मैं आपको बताऊं, जितना रिसर्च शोध हो रहा है आज वर्तमान में, चाहे नासा कर रहा हो, चाहे अंतरिक्ष यात्री कर रहे हो, अथवा विमान की दृष्टि से हम बात करें, साहित्य की दृष्टि से बात करें, युद्ध क्षेत्र की दृष्टि से बात करें, सारा का सारा साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का जितना विपुल साहित्य है, ये श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में निहित ज्ञान है। चाहे वह आगम परंपरा का ज्ञान हो, चाहे वह वैदिक ब्राह्मण परंपरा का ज्ञान हो, दोनों ही ज्ञान परंपराएं सनातन संस्कृति की द्योतक हैं। अब जो लोग कहते हैं कि इन्हें ज्ञान नहीं, ये बिंदु आप जो नए रिसर्च के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये मैंने बिंदु निकाले, लेकिन आपने उन प्रतिमानों को कैसे निकाला? आखिर इन्हीं पुराणों के आधार पर, इन्हीं आचार्यों की पद्धति के आधार पर। आप देखिएगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय परंपरा की पुराण परंपरा हो अथवा वेदों की परंपरा हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, आगम हो, श्रुत हो, श्रुति हो, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ हैं। इन मूल ग्रंथों में मूलाचार्यों ने, मुख्य आचार्यों ने शोधात्मक परंपरा का पालन किया है, या यूं कहें इनको देख करके ही आज के जो रिसर्च अपने आप को रिसर्च के विद्वान कहते हैं, रिसर्च के वेदता जिन्हें, शोध के वेदता जिन्हें कहते हैं, अपने आप को मानते हैं, उन्होंने भी इसका अनुकरण किया है। कैसे? हम वैदिक परंपरा की बात करें तो वेदों में आप वेद को खोलें तो वेद में, और वेद मंत्रों को खोलें तो उसमें सर्वप्रथम शोधात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया कि ये कौन सा सूक्त है, कौन से ऋषि ने लिखा, किस छंद में लिखा। ये आप गीता की बात कर लें तो उसमें उवाच शब्द प्रयुक्त होता है। आप जैन ग्रंथों की बात कर लें, जैसे कि हम पढ़ते हैं, और हमारा वेदों का एक मंत्र ही ले लें आप, वो पूरा शोधात्मक मंत्र है। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यावर्ते आर्याखंडे, इस संवत्सर में, इस कली कली संवत्सर में, ये सब जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे दमो नाम्नि नगरे एकलव्य विश्वविद्यालय, ऐसा संकल्प मंत्र ही हमारा शोधात्मक है। चाहे वैष्णव परंपरा का हम मंत्र ले लें, जैन परंपराओं के मंत्र ले लें, ये सब शोधात्मक ही है। तो ये पूर्व साहित्य को देख करके ही पूर्व सर्वेक्षण किया गया। अब हम देखें आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन ने पूरा का पूरा पुराण शोधात्मक पद्धति से लिखा, आदि पुराण। कैसे? हम यहाँ एक जन्म की बात करते हैं, आदि पुराण में अथवा हमारे पौराणिक ग्रंथों में पूर्व जन्मों की बात कही, पूर्व भवों की बात कही। चाहे हम गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें भी बात कही, भविष्य पुराण की बात करें तो वो भविष्य की बातें कहता है, आने वाले समय की बात कहता है, और पूर्व का कथन भी करता है। तो पूर्व साहित्य ही पूर्व कथन है।
जो पूर्व कथन है वो पूर्व साहित्य। जैसे आदि पुराण में आदिनाथ का वर्णन आ रहा है, भगवान ऋषभदेव का वर्णन आ रहा है, आदि योगी भगवान ऋषभदेव ऋषिकेश जिनके जिन्हें जाना जाता है, कैलाशवासी जिन्हें कहा जाता है, दिगंबर जिन्हें कहा जाता है, ऐसे 1008 नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उनके 9 भवों का वर्णन आचार्य जिनसेन ने किया है। तो ये पूर्व साहित्य ही तो है, पूर्व सर्वेक्षण। और फिर वर्तमान का 10वें भाव का वर्णन उन्होंने वृषभदेव के रूप में किया। तो ये पूर्व साहित्य है और जो वर्तमान लिख रहे हैं ये उनका शोध है। तो ये इस पद्धति का ज्ञान हमारे पूर्वाचार्यों को था, उनका अनुकरण करके आपने ये पॉइंट, ये टाइटल बनाया है। ये कहिए प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। आप जिस टाइटल पर काम कर रहे हैं उस टाइटल का योगदान क्या रहेगा क्षेत्र में, क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र, कार्य के क्षेत्र में योगदान क्या रहेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, अकादमिक क्षेत्र है, अथवा और भी अन्य विविध आयाम है। उन आयामों में, उन क्षेत्रों में आपका उस टॉपिक का क्या योगदान, क्या अवदान रहेगा, ये आपको इसमें देना होता है इस बिंदु के अंतर्गत। परिसीमाएं, परियोजना की योजना एवं परिसीमाएं। आपकी शोध कार्य की जो परियोजना है या शोध की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा की योजना और परिसीमाएं क्या होंगी, वो आपको इस टाइटल के अंतर्गत अध्याय विभाजन के साथ आपको देना होगा। ठीक है ना। प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि। जो प्रस्तावित परियोजना है या आप जिस परियोजना आपने चयन किया है, तो चयनित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि का आप क्या प्रयोग करेंगे। जैसे कि अधिकांश जैसे आपका जो टाइटल है ये लिटरेट टाइटल है कि लिटरेचर से संबंधित है, साहित्य से संबंधित, तो आप सबसे पहले ये योजना लिखेंगे, प्रविधि लिखेंगे कि मेरा जो शोध कार्य है ये साहित्यिक शोध प्रविधि के अनुसार किया जाएगा। अब इसमें इतिहास भी छुपा है तो ऐतिहासिक शोध प्रविधि हो जाएगी। व्याख्यात्मक है तो व्याख्यात्मक शोध प्रविधि, विवरणात्मक है विवरणात्मक शोध प्रविधि, वर्णनात्मक है तो वर्णनात्मक शोध प्रविधि। आपको इसमें ऐसा टाइटल में इसमें लिखना पड़ेगा इस बिंदु के अंतर्गत कि मेरा शोध कार्य जो कि मेरा विषय ये है, इस विषय में मैं इस पद्धति का प्रयोग करूंगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब शोध के प्रस्तावित या चयनित शोध के भावी परिणाम क्या होंगे। भावी परिणाम से तात्पर्य यह है कि आपका शोध सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से किस प्रकार से उपयोगी होगा, उसकी फाइंडिंग क्या होगी, आप क्या फाइंड करेंगे उसमें, आपने क्या फाइंड किया, किस उद्देश्य से, किस महत्व से। तो ये सारे भावी परिणाम आपको देना पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा उसमें बिंदुवार। परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची हो सकती है, विशिष्ट चित्रावली हो सकती है, पारिभाषिक शब्दावली हो सकती है। ये सारी चीजें, सारे बिंदु आपको इसमें देना होंगे, जिससे कि संदर्भ ग्रंथ, जिससे कि ये परिशिष्ट आपका पूर्ण हो सके। ये आपकी विषय पर आधारित करता है कि आपको परिशिष्ट में क्या क्या देना है। जिस प्रकृति का आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के अनुरूप आपको अपना विषय देना होगा। तो ये मुख्य बिंदु थे शोध के। अब परियोजना की योजना एवं परिसीमाएं, जो हम आपसे बात कर रहे थे कि शोध की परियोजना के या चयनित विषय की शोध की परियोजना के इस बिंदु में संबंधित शोध विषय को अध्यायों में विभक्त किया जाता है, जिसमें नैतिक है, वो दार्शनिक शोध भी हो सकता है, दार्शनिक है, अध्याय काव्य शास्त्री भी बनाई जा सकती हैं, परिचयात्मक भी बनाई जा सकती हैं, आचारात्मक बनाई जा सकती हैं। ये आपके टाइटल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये मैं केवल आपको दृष्टि मात्र दे रहा हूँ कि आप इस दृष्टि से कार्य कर सकते हैं। समाज शास्त्रीय बना सकते हैं, साहित्य शास्त्रीय एवं अन्य प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। यथा अब इसमें ग्रंथकार का परिचय है, ग्रंथ का परिचय है, नैतिक दार्शनिक अध्ययन है, काव्य शास्त्रीय अध्ययन है, परिचयात्मक है, आचारात्मक है, समाज शास्त्रीय है, साहित्य शास्त्रीय। तो आपकी टाइटल की प्रकृति पर ये निर्भर करेगा। जैसे कि
मानव की प्रकृति वात, पित्त और कफ है। ये तीन प्रकृतियां मानव की होती हैं। लेकिन हम स्वभावगत प्रकृति की बात करें तो मानव की प्रवृत्ति क्रोध की भी होगी, किसी मानव की वृत्ति मान की भी होगी, किसी की मायाचारी की भी होगी, किसी की लोभ की भी होगी। तो किसी की मोहात्मक प्रवृत्ति भी होगी, किसी की शोधात्मक प्रवृत्ति भी होगी। तो ये प्रवृत्तियां मानव के स्वभाव पर निर्भर करती हैं, मानव की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ठीक इसी प्रकार से शोध की भी प्रकृति होती है, और जिस प्रकृति का शोध होगा उसी प्रकृति का अध्यायों का विभाजन होगा, उसी प्रकार का शोध के परिणाम, भावी परिणाम आएंगे, और उसी प्रकृति के आधार पर शोध की प्रविधि, रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी को हमें लगाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से एक बार मस्तिष्क में रख लें। सबसे पहले आप अध्यायों का विभाजन करने के साथ के समय आप अपने रिसर्च के टाइटल को या शोध के विषय को या प्रस्तावित शोध परियोजना के विषय को एक बार आप बहुत अच्छे से उसको लें, जिससे कि यह जो टाइटल है हमारा वो अध्यायों में विभक्त हो सके। तो अध्यायों में विभक्त करने के लिए हमारे लिए क्या करना होगा कि हमें अपने टाइटल को 2 से 3 बार पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ अभी एक उदाहरण दे करके। जैसे कि आपका रिसर्च का टाइटल है आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन, ठीक है, जीवन मूल्यों का अध्ययन। तो आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन, ये हमने टाइटल बनाया। अब आप देखें, इसको 3 बार हम पढ़ते हैं। आचार्य जिनसेन एक, फिर जिनसेन कृत आदि पुराण 2, आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्य 3। आप देखिएगा 3 अध्याय हमारे अभी इसी टाइटल से निकल आए। एक आचार्य जिनसेन, एक आदि पुराण और जीवन मूल्य। ये 3 अध्याय हमारे निकल आए इसमें से, ठीक है। चौथा और 5वां अध्याय आपका बनेगा बनेगा वो आपकी शोधात्मक दृष्टि पर निर्भर करता है और आपके चयनित ग्रंथ पर निर्भर करता है। तो एक बार आपको संपूर्ण ग्रंथ का आलोडन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बिना अध्ययन किए हुए आप शोध के रूपरेखा में अध्यायों का विभाजन नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिएगा, तो आपको ये विभाजन समझ में आ गया ना? सभी लोगों को कृपा करके आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके लिए ये जो विषय हम आपको बता रहे हैं, ये विषय आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो देख करके भी आप कमेंट्स इसमें जरूर करें। और ठीक है ना? और जहाँ तक बने आप इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करें और इसको शेयर भी करते जाइएगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं आपको पूरा नहीं दिख रहा है ना? ठीक, मैं 2 सेकंड आपको टॉपिक क्लियर कर दूं क्योंकि आपको टॉपिक दिख नहीं रहा है। आपका जो विषय है ना, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हम्म, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये शोध का विषय आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्य, ये आपको दिख रहा होगा।
अब आप हम देखें, अब हम अध्यायों के विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, विषय प्रवेश आपको लिखना होता है और भूमिका भी आपको देना होती है। तो प्रस्तावना में आपको आचार्य जिनसेन, आदि पुराण और जीवन मूल्य, इन तीनों टाइटल्स को मिक्स करके आपको अपना ये रूपरेखा शोध की जो आप बनाएंगे वो आपको इसमें देना है, जिसको हम प्रस्तावना के रूप में दे सकते हैं, विषय प्रवेश के रूप में हम दे सकते हैं और भूमिका के रूप में भी हम इसको दे सकते हैं जी। तो विषय प्रवेश के रूप में भी हम इनको दे सकते हैं। तो प्रस्तावना है, विषय प्रवेश है, भूमिका है, तो इन सबको हमें देना है। अब इसके बाद हम मुख्य विषय पर आए कि अब आप विभाजन कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आचार्य जिनसेन का जो परिचय, पहला अध्याय हमने बनाया क्योंकि हमने उस टाइटल को तोड़ा। सबसे पहले हमने आचार्य जिनसेन का परिचय या ग्रंथकार का जीवन वृत्त को हमने इस भाग में पहला अध्याय बना दिया। तो आचार्य जिनसेन के जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, चाहे वह उनका साहित्य पक्ष रहा हो, लेखन शैली का पक्ष रहा हो, अथवा भाव पक्ष, कला पक्ष, अथवा उनके चिंतन की जो ऊंचाइयां हैं और उनके जन्म, माता पिता, परिजन, परिवार, अध्ययन, अध्यापन, लेखन आदि सभी बिंदुओं को हम इसमें निहित करके हम प्रथम अध्याय को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो भी आपका रिसर्च टाइटल हो, चूंकि यहाँ पर मैं केवल आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों के आधार पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन यह प्रयोग आप सभी टाइटल्स में कर सकते हैं। केवल वो निर्भर करता है शोध की प्रकृति पर, ठीक है ना। तो पहला अध्याय जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे आचार्य जिनसेन का परिचय, ये ग्रंथकार का जीवन वृत्त, उनका विस्तृत विवेचन हमें यहाँ पर देना है। उनने टीका ग्रंथ लिखे हैं, तो ये हमें सारी चीजें देना है और सामान्य परिचय उनकी कृतियों का दे देंगे। अब आप देखिएगा, जब हम चलते हैं इस विषय में, तो अब दूसरे अध्याय की बात आएगी। तो दूसरे अध्याय में आप जो दे सकते हैं वो है कि आचार्य जिनसेन का साहित्य या ग्रंथकार का कृतित्व। पहले में व्यक्तित्व दे दिया, दूसरे अध्याय में हमने कृतित्व दे दिया, ठीक है। आप दे सकते हैं कृतित्व, और फिर आप अपने रिसर्च गाइड से भी एक बार परामर्श अवश्य कर लें अध्यायों के विभाजन में। उनको दिखा दें कि अध्यायों का जो विभाजन हम कर रहे हैं वह किस प्रकार हमने किया है। अगर वो सहमत हो तो आप ऐसा करिएगा, असहमत हो तो जो परामर्श वो दें उस परामर्श को भी आपको मान्य करना है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अब आप देखिए, आचार्य जिनसेन का साहित्य ग्रंथकार के कृतित्व का विस्तृत विवेचन हमें करना है। तो चयनित कृति के अथवा चयनित विषय के साथ कृतिकार की अन्य कृतियों का परिचय हमें कृतित्व में देना होता है, उसका वर्गीकरण हमें करना होता है। मान लो किसी आचार्य ने संस्कृत भाषा में भी काम किया है, प्राकृत में भी किया है, अंग्रेजी में भी किया है, हिंदी में भी किया है, पाली में भी किया है, तो हमें भाषागत वर्गीकरण करना है, तो हम वर्गीकरण कर देंगे। अब उसमें भी अगर किसी ने महाकाव्य लिखा है, पुराण लिखा है, अथवा नाटक लिखे हैं, अथवा खंड काव्य लिखे हैं, तो हमें वैसा विभाजन भी करना पड़ेगा कृतियों का वर्गीकरण पूर्वक। तो यहाँ पर हम आचार्य जिनसेन के जो ग्रंथ, अन्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का भी हम परिचय इसमें देंगे, विशिष्ट परिचय भी हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उनकी विविध विधाओं से संबंधित साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन, और जिसमें कृतियों का आद्यंत परिचय, इसमें इस अध्याय में कृतियों का आद्यंत परिचय देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो अब हम इसमें देखें कि
जो इनका जो परिचय है, शोध कार्य की परियोजना का जो परिचय है और आचार्य जिनसेन का साहित्य ग्रंथकार की कृतित्व का विस्तृत विवेचन जो है वो हमें देना है। अब हम देखें कि तृतीय अध्याय क्या होगा। अब देखो, हमने चूंकि शुरू में ही आपको बोला था, ये 3 अध्यायों में हमने तोड़ दिया इस टाइटल को। तो जीवन मूल्यों का स्वरूप एवं विकास, तो जीवन मूल्यों का जो स्वरूप है और विकास है, इसको हमें देना है। तो जीवन मूल्य की उसमें परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, महत्व। यथा संस्कृत साहित्य में भी जीवन मूल्य है। जीवन मूल्यात्मक ग्रंथों की जो परंपरा है, उस परंपरा का भी आप इसमें प्रकाश इसमें कर सकते हैं। प्राकृत साहित्य है, हिंदी साहित्य में मूल संबंधित साहित्य का शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उन ग्रंथों के उद्धरण भी दिए जाते हैं, जिसमें उन ग्रंथों के भी उद्धरण दिए जाएंगे, फुट नोट उनके बनाए जाएंगे, फुट नोट डाले जाएंगे। तो जीवन मूल्य क्या पूरा का पूरा एक अध्याय आपको देना है। जीवन मूल्य और उनकी ग्रंथों की परंपरा से संबंधित आपको एक अध्याय ये बनाना अनिवार्य होगा। अब हम देखें कि अगला अध्याय क्या होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर, गुरुजी, चौथा अध्याय और बता दीजिए। तो चतुर्थ अध्याय का जो विभाजन होगा वो आप समझिए कि अब इसमें जीवन मूल्यों का वर्गीकरण करना है और हमें किस चीज में समझना है। आदि पुराण में। किसमें समझना है? आदि पुराण। क्योंकि हमें जीवन मूल्य किसमें निकालना है? आदि पुराण में। ठीक है। आदि पुराण में जो वर्णित जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों का वर्गीकरण हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो जीवन मूल्यों का वर्गीकरण हमें करना है, तो इसमें हम देखते हैं, तो जीवन मूल्यों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम 2 भेद करेंगे। कितने भेद करेंगे? 2। एक आध्यात्मिक जीवन मूल्य, दूसरा लौकिक जीवन। हाँ, किसी का नीतिपरक अध्ययन है, वो भी इसमें टाइटल में चेंज कर सकता है। जीवन मूल्य की जगह वह कर सकता है आध्यात्मिक नीति और लोक नीतियां। ये 2 टाइटल, जैसे किसी का आदि पुराण में वर्णित या आदि पुराण का नीति परक अध्ययन, ऐसा टाइटल है, तो वह क्या करेगा? वह उनका वर्गीकरण करेगा, आध्यात्मिक जीवन मूल्य और लौकिक जीवन। जैसे हमने इसमें वर्ण विभाजन किया, तो आध्यात्मिक जीवन मूल्यों में धर्म है, दर्शन आदि, इन सब का इसमें अध्ययन करेगा कि आदि पुराण में धर्म का कहाँ कहाँ वर्णन है, धार्मिक मूल्य कहाँ कहाँ पर उसमें उपलब्ध है, ये आपको बनाना पड़ेंगे और खोजना पड़ेंगे और आपको अपने पेपर पर नोट करना पड़ेंगे कि पर्व वाइज किस अध्याय में किस पर्व में धर्म का वर्णन आ रहा है। हो सकता है आपको पहले पर्व में धर्म का वर्णन मिला और फिर आपको 7वें पर्व में मिल रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग कि धर्म का वर्णन यहाँ यहाँ है। पहले आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना है, फिर आपको छांटना है उसमें से कि धर्म कहाँ है। फिर दर्शन, दर्शन से तात्पर्य ये है कि इसमें दार्शनिकता कहाँ कहाँ है। इसमें षड दर्शन का वर्णन है, आत्मा दर्शन के अंतर्गत आती है। आत्मा का जो विषय है वो दर्शन का विषय है। आत्मा है, तत्व है, रत्नत्रय है, अथवा आपका कर्म है। तो ये सब जो दार्शनिक विषय हैं, या कहना चाहिए कि आपका बार बार जन्म लेने को क्या बोलते हो? जन्म का वर्णन है, पुनर्जन्म का वर्णन है। तो ये सब दर्शन का विषय है। पुनर्जन्म है और याददाश्त है, स्मरण शक्ति है, ये सब धार्मिक मूल्य और दार्शनिक मूल्यों में आएंगे। धार्मिक नीतियाँ क्या है, धर्मगत नीति, स्त्री धर्म की नीतियाँ क्या है, पुरुष धर्म की नीति क्या है, अथवा राजधर्म की नीति क्या है। तो ये सब धार्मिक नीतियों के अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं। फिर आती है लौकिक जीवन मूल्य। तो लौकिक जीवन मूल्यों में हम देखते हैं, तो इसमें सामाजिक जीवन मूल्य है, राजनैतिक जीवन मूल्य है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, और भी अन्य हो सकते हैं।
तो इस चतुर्थ अध्याय में जो हमें वर्णन करना है, नीतियों का विभाजन करना है, मूल्यों का विभाजन करना है, वर्गीकरण करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको ये विभाजन भी कैसे करना है, ये तो मैंने केवल एक आपको उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं। जब आप ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो ग्रंथ के अध्ययन में आपके लिए क्या होगा, ग्रंथ के अध्ययन में आपके लिए क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप ग्रंथ का जो अध्ययन कर रहे हैं उस ग्रंथ में हो सकता है ये और भी प्रकार का वर्गीकरण हो जाए, समाज के साथ साथ अन्य स्थितियां दी हों, वहाँ का लोक जीवन है, तो समाज के अंतर्गत जो जो बिंदु है, परिवार है, विवाह व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, या अन्य और व्यवस्था है, रहन सहन है, ये सारे उसके अंतर्गत आएंगे। कुछ भौगोलिक स्थितियां भी आएंगी, और कुछ आर्थिक स्थितियां भी आपकी इसमें आएंगी कि उसमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, आदि पुराण में वर्णित जो अर्थव्यवस्था है, अथवा असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश जीवन यापन के लिए कैसे भगवान वृषभदेव ने किया, कौन कौन सी कलाओं का इसमें वर्णन है, कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजों ने जो धार, ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या है, अथवा प्राच्य विद्याओं का वर्णन इसमें आप जैसे धर्म है, दर्शन है, विद्या है, ये सब आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के अंतर्गत आ जाएंगी। शैक्षणिक जीवन मूल्य आप बना सकते हैं, इसमें एक विभाजन और हो सकता है आपका शैक्षणिक। तो ये आपके विषय वस्तु के आधार पर ही ये तय करना पड़ेगा। ये तो मैंने केवल वर्गीकरण आपको समझाने की दृष्टि से किया, इसके अलावा भी वर्गीकरण हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ये आपकी शोधात्मक वृत्ति पर, शोधात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। चलिए हम आगे का विषय और कंप्लीट कर लें। अब बात आती है पंचम अध्याय की, तो उपसंहार। तो उपसंहार में क्या करना है, इसमें समस्त अध्यायों में वर्णित विषय की समीक्षा, निष्कर्ष, विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि आपको प्रत्येक अध्याय के अंत में निष्कर्ष लिखना है, हर अध्याय का, फिर वही निष्कर्ष ये कैसे तैयार होगा, फिर वही सारे निष्कर्ष आप निकाल करके उपसंहार में लिखेंगे। तो आपका चार अध्यायों को बनाते बनाते आपका चौथी 4 अध्यायों से 5वां अध्याय निकल आएगा। बस चेंज क्या होगा, जिस शब्दावली का प्रयोग आपने वहां किया है उस शब्दावली का प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो इस शब्दाकोश का प्रयोग आपको नहीं करना है। समस्त अध्यायों में वर्णित विषय की समीक्षा, निष्कर्ष, विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। और जिसमें उन ग्रंथों के उदाहरण भी दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें भी उदाहरण देना अनिवार्य है, आपने कहाँ से उठाया, क्या किया, कहाँ से लिया है, कहाँ से ग्रहण किया है, ये सारी बातें आपकी उपसंहार में रहेंगी, जो सारे शोध का सार होगा। सार सार गहलियो थोता दियो बचाए, तो ये सार जो है, कंक्लूजन है, जो आपका निष्कर्ष है, वो सारा इसमें शोध परियोजना की इस पंचम अध्याय में उपसंहार वाले चैप्टर में आपका आ जाएगा। क्योंकि पीएचडी जो करते हैं वो वर्ण विषय के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, प्रतिपाद्य के आधार पर आप अध्यायों का विभाजन 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। ये आपके गाइड के ऊपर निर्भर करता है और आपकी क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है। चलिए, ये उपसंहार आपको समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ। अब बात आती है परिशिष्ट की। तो परिशिष्ट एक प्रकार का जो शोध का सपोर्ट होता है, शोध में जो प्रयुक्त चीजें होती हैं उनको एक स्थान पर ला करके रखने का स्थान परिशिष्ट होता है। जैसे कि संदर्भ ग्रंथ सूची। अब देखो, संदर्भ
रेफरेंस और संदर्भ ग्रंथ सूची में अंतर है। संदर्भ केवल एक छोटी बात है, संदर्भ ग्रंथ सूची पूरा विवरण है। रेफरेंस आपको कैसे देना है और रेफरेंस की जो सूची है वो कैसे तैयार करनी है संदर्भ ग्रंथों की, इसमें ग्रंथ शब्द भी जुड़ा हुआ है। वो संदर्भ मात्र है जो ग्रंथ से लिया गया है, और संदर्भ ग्रंथ सूची है कि संपूर्ण ग्रंथ का परिचय हमें देना है। जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से देना है। शोध कार्य में एंड नोट और फुट नोट दो पद्धतियां हैं। एक तो फुट नोट उसी पेज के नीचे दिया जाता है और एंड नोट अध्याय के अंत में दिया जाता है, अथवा आप सारे अध्यायों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जितनी हो क्रमशः अध्यायवार आप पीछे लगा सकते हैं, पीएचडी के पीछे। ये आपके गाइड पर आपके विश्वविद्यालय की जो उन्होंने शोध का एक तैयार किया होगा कि रूपरेखा या प्रोफार्मा जो तैयार किया होगा उसके आधार पर आप विभाजित कर सकते हैं, आपके गाइड से भी समझ सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची इसमें आएगी परिशिष्ट में विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट चित्रावली और अन्य बिंदु भी इसमें जैसे ग्राफ है, तो वो सारी चीजें इसमें लग जाएंगी। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि संदर्भ ग्रंथ सूची हम कैसे तैयार करें। तो संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस ग्रंथ का उदाहरण ले रहे हैं उस ग्रंथ की संपूर्ण जानकारी आपको एक पेज पर या एक डायरी पर आप बना लें, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएगी, जिससे कि आप एक अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएंगे। एक तो ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ का नाम, संपादक का नाम, टीकाकार का नाम, अनुवादक, वृत्तिकार का नाम, प्रकाशक का नाम, वर्ष, संस्करण आदि का संपूर्ण विवरण दिया जाता है, जिसका निर्माण आकार आदि क्रम से अल्फाबेटिकल आपको बनाना पड़ेगा। ABCD क्रम से आ ई ई उ ऋ ऋ लि रि ए ऐ ओ औ अम हा क ख ग घ ज्ञ च छ छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह। तो ये इन शब्दों के आधार पर, जैसे कि डिक्शनरी होती है ना, शब्दकोश होते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको बनाना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये ग्रंथ के शोध ग्रंथ के अंतिम उसमें लगेगी अंतिम पेजों पर, तो कैसे करेंगे। देखिए, किसी का विशेषण आचार्य लिखता है या कोई डॉक्टर लिखता है, पंडित लिखता है, आरिका आदि है, ये पद है, ठीक है ना। तो इनको कोष्टक में लिखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा आ, ये आचार्य है, आ आचार्य। ऐसे कोई डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, अथवा पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, गणनी आरिका ज्ञानमती, अथवा गणनी आरिका या फिर कोई भी जो आरिकाएं हैं, या आरिका पूर्णमती जी, आरिका मृदुमती जी, आरिका गुरुमती जी, तो ये आरिका चंदनामती जिन्होंने साहित्य पर काम किया, आरिका सुपार्श्वमती जी, आरिका विशुद्धमती जी, तो ये सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने अब आकार आदि क्रम से कैसे बनाना है, तो देखो आपको ग्रंथ के नाम, आचार्यों के नाम आकार आदि क्रम से जमाना है, ठीक है। जैसे अमित गति, ये आ, छोटा आ, अगर इसके बाद बड़ा आ आएगा तो बड़ा आ का आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इनका ग्रंथ है सुभाषित रत्न सिंधु, संपादक अनुवादक कौन है, पंडित गुलाब चंद्र सिद्धांत शास्त्री। कहाँ से प्रकाशित ये ग्रंथ, जीवराज जैन ग्रंथमाला से, सोलापुर से। किस सन में, 2006 ईस्वी। इससे क्लियर होगा कि मैंने जिस ग्रंथ का उदाहरण लिया है वो 2006 में प्रकाशित ग्रंथ है। हो सकता है इसका दूसरा संस्करण निकल गया 2008 में या 9 में 10 में, तो लोगों को पेज ढूंढने में सहूलियत हो जाती है और सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है, और हमारा शोध कार्य भी बड़ा ही प्रामाणिक हो जाता है। उमा स्वामी, अब ये उ, आ के बाद हमें क्या आया, उ, तो हमने उ लिखा, उ से कौन, उमा स्वामी। उमा स्वामी का ग्रंथ कौन सा है, तत्वार्थ सूत्र। टीकाकार इसके कौन है, मुनि प्रशांत सागर। कहाँ से प्रकाशित, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन गुना, सन 2013। आचार्य कुंद कुंद, अब का आया, तो का से कुंद कुंद, उनका समय सार भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। फिर आचार्य वीरसेन, सतखंडागम पुस्तक क्रमांक 1, इसकी टीका किसने की, गणनी ज्ञानमती माता जी ने। कहाँ से प्रकाशित, त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश। किस सन में, 2007 ईस्वी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें
करनी है। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में वर्णित जीवन मूल्यों का अध्ययन ये विषय है। इसकी शोध परियोजना किस प्रकार से तैयार होगी ये हमने आपको बताया। आगे की कक्षाओं में और आगे के वीडियो में हम आपको दर्शन शास्त्र की जो दार्शनिक अध्ययन है या दार्शनिक शोध है तो उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनती है, फिर इसी प्रकार से हम आपको साहित्यिक रूपरेखा भी बताएंगे। काव्य शास्त्रीय अगर आप रूपरेखा बनाएंगे, आपका काव्य शास्त्र पर या काव्य शास्त्रीय अध्ययन अगर आपका है तो उसकी रूपरेखा किस प्रकार से, उसका मसौदा तैयार किस प्रकार से होगा, उसका पूरी रूपरेखा क्या होगी, उसके अध्याय क्या होंगे, उसकी शोध की प्रविधि क्या होगी और उसके भावी परिणाम हम किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा प्रपोजल पास हो जाए, हमारे गाइड को भी अच्छा लगे, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमने शोध की परियोजना को समझा और उसका विषय जो हमारा था वो जीवन मूल्य आधारित था। आगे की कक्षाओं में और आगे के वीडियोस में हम आपको अन्य विषयों से संबंधित शोध की रूपरेखा और शोध परियोजना किस प्रकार से तैयार करते हैं इस विषय पर हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।